तो कहानी की शुरुआत में हमें जंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि गॉड्स और डीमंस आपस में लड़ रहे होते हैं पावर के लिए। जहाँ पर गॉड्स की साइड से हीरो लड़ रहे थे जिनके ऊपर गॉड्स की ब्लेसिंग और उनकी पावर्स। उस वक्त जंग में डीमन लॉर्ड ने पूरे अर्थ पर तबाही मचा रखी थी और उस समय ऐसा कोई भी आदमी नहीं था जो कि उस डीमन लॉर्ड को रोक पाए या फिर मार पाए। लेकिन तभी ह्यूमैनिटी को बचाने वाला हीरो उस जगह में आकर उस डीमन लॉर्ड को सील कर देता। कई साल बीत जाते हैं लेकिन जंग अभी भी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अब भी कहीं ना कहीं डीमन लॉर्ड की जितनी भी आर्मी थी और उसके लोग थे वो अपने लॉर्ड को छुड़वाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। हम उसी जंग के बीच रिफिन नाम का 5 साल का बच्चा अपने पापा को पुकारते हुए उस जगह में रो रहा होता है, बट उसी वक्त वो जमीन में गिर जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जंग में जितने भी ह्यूमैनिटीज के हीरोज थे वो कहीं ना कहीं हारने लगे थे और एक एक करके उस जगह में ह्यूमैनिटी के सारे हीरोज मारे जाते हैं। लेकिन तभी उनमें से एक हीरो जिसके पास वो चाबी थी जिससे कि उसने डीमन लॉर्ड को सील करा हुआ था, वो उस चाबी को रिफिन की बॉडी के अंदर डाल देता है, ये सोचते हुए कि आने वाले फ्यूचर में रिफिन डीमन किंग के रिवाइवल को रोक सके। और वो लोग वहाँ पर यही उम्मीद करते हैं कि जब रिफिन बड़ा होगा तो एक दिन वो जरूर अपनी पावर्स को हासिल करेगा और ह्यूमैनिटी को बचाएगा। समय बीतते जाता है, हम देखते हैं कि अब वो 5 साल का रिफिन बड़ा हो चुका था। पावर्स तो दूर की बात, वो क्रोम में अपनी सर्च हिस्ट्री डिलीट कर रहा होता है। हमें ये भी मालूम पड़ता है कि रिफिन घर का रेंट पे करने के लिए पार्ट टाइम जॉब करता है डिलीवरी बॉय की। एक रात अचानक से काफी तेज रोशनी आसमान की तरफ जाने लगती है और हम देखते हैं कि आसमान की तरफ से एक लाइट डायरेक्ट रिफिन के अपार्टमेंट में चले जाती है। रिफिन इससे पहले कि कुछ समझ पाता, वो लाइट उसे अपने अंदर टेलीपोर्ट कर देती है एक अलग ही जगह में। हम देखते हैं कि उस जगह में आने के बाद रिफिन की पूरी अपीयरेंस ही चेंज हो चुकी थी। इस वक्त वो दूसरे रियाम में था, लेकिन उस गधे को लगता है कि वो कोई इसेकाई एनिमी में टेलीपोर्ट हो गया और वो पक्का मेन हीरो होगा। उस बंदे की उस जगह में तब फट जाती है जब उसके सामने एक डीमन आ जाता है, लेकिन उसे उस जगह में लग रहा होता है कि अगर वो वाकई में एमसी है तो इसका मतलब वो इस डीमन को बड़ी आसानी से हरा देगा। वो उस जगह में पूरी चौड़ से खड़ा ही था कि उसी वक्त वो डीमन आकर उसे खींच के पंच मारता है और उसके पूरे सपने तोड़ देता है, जिस चीज पर उसे उस जगह में काफी ज्यादा दर्द होने लगता है और उस डीमन से डर भी लगने लगता है। वो देखता है कि उसके पास कोई भी पावर्स नहीं है और इससे पहले कि वो डीमन उस जगह में उसे मारने ही वाला था, हैंगलियो नाम का एक बंदा आकर उसके साथ लड़ने लगता है। इसी मौके का फायदा उठाकर हम रिफिन को देखते हैं जो कि दुम दबाकर भागने लगता है। उसी वक्त अचानक से उसके पास एक स्वार्ड आती है जिसे कि वो पकड़ लेता है। उस स्वार्ड की ऑरा को महसूस करते हुए वो डीमन रिफिन की तरफ बढ़ने लगता है। अब जिस पर रिफिन डर के मारे पास के पेड़ में चढ़ जाता है और वहाँ पर रोने लगता है। दूसरी तरफ वो डीमन जो कि लगातार हिला रहा होता है पेड़, जिसके वजह से रिफिन की जो स्वार्ड होती है वो उसके हाथ से छूटकर वो डायरेक्ट जाकर उस डीमन के सर पे लगती है, जिस पर कि वो डीमन उसी जगह में मर जाता है। और इसके साथ रिफिन की आंख खुलती है तो वो अपने आप को ह्यूमन रियाम में पाता है। उसके सामने एक कुत्ता था और उस कुत्ते के सर में एक अजीब सा क्रिएचर जिसका नाम जीरोम है, लेकिन रिफिन को लग रहा होता है कि वो किसी तरीके का पोकेमोन है, इसलिए वो उस जगह में उससे बात करने की कोशिश करता है। उसकी ऐसी अजीब सी हरकतों को देखकर पास खड़ी एक लेडी उसका वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती है, क्योंकि वो उस जगह में उस अजीब से क्रिएचर को नहीं देख पा रही थी सिवाय रिफिन को छोड़कर जो कि अजीब सी हरकतें कर रहा था। हम देखते हैं कि रिफिन जो कि उस क्रिएचर को पोकेमोन समझ रहा होता है वो उसे अपने घर तो ले आता है, बट अब डिसाइड नहीं कर पाता कि उसे खाने के लिए क्या देगा, इसलिए वो पेट फूड उसे खिलाने लगता है। उस क्रिएचर को उस जगह में काफी ज्यादा गुस्सा आती है क्योंकि वो कोई पेट नहीं था, वो क्रिएचर यानी कि जीरोम उस जगह में उससे कहता है कि तुम जानते भी हो मैं हूँ कौन, मैं तीनों रियाम के सील प्रोटेक्टर हूँ, यानी कि एक डिवाइन बीस्ट। उसकी बातों पर रिफिन को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो उससे कहता है कि मैंने जितना की पढ़ा है डिवाइन बीस्ट तो खतरनाक दिखता है, ओ मे बी तुम बचपन में कॉम्प्लेन पीना भूल गए होंगे। उस बात पर वो क्रिएचर उस जगह में चिढ़ जाता है और उसे अपने बहादुरी के किस्से सुनाने लगता है और अपना काम उसे उस जगह में ये भी बताता है कि तुम्हें क्या लगता है इस जगह में सिर्फ एक ही रियाम है, यानी कि ह्यूमन रियाम? नहीं, इस दुनिया में पूरे 3 रियाम है और तीनों रियाम के रास्ते सील है जिनकी प्रोटेक्शन मैं करते आ रहा हूँ 3 साल से। लेकिन अब धीरे धीरे करके वो सील कमजोर होने लगी है और डीमंस अर्थ में आने लगे हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो अर्थ के तबाह होने के दिन बढ़ते ही जा रहे। इस चीज को रोकने के लिए काफी सारे लोगों को चूज किया गया और तुम भी गॉड के चूजन्स में से एक हो, क्योंकि तुम डीमंस और डिवाइन बीस्ट को देख सकते हो। इसका मतलब कि तुम्हारे अंदर भी कोई एबिलिटीज होगी जिससे कि तुम डीमंस को मारकर ह्यूमैनिटीज को बचाने वाले एक हीरो बन जाओगे। उसकी बात पर रिफिन काफी ज्यादा खुश होता है। जीरोम उस जगह में उससे कहता है कि लेकिन ये काम करने के लिए तुम्हें भी कुछ रूल्स को फॉलो करना होगा और इसके बाद वो उसके फोन में उस सिस्टम को भी डाउनलोड कर देता है। हमें मालूम पड़ता है
है कि यिफिन सिर्फ अकेला हीरो नहीं है, बल्कि ऐसे काफी सारे चूजन हीरोज है। और इस वक्त इन सब का एक ग्रुप है उनके फोन में, जो कि आपस में बातें कर रहे होते हैं अपने न्यू मेंबर के बारे में, जो कि और कोई नहीं बल्कि यिफिन था। यहाँ दूसरी तरफ जीरोम रिफिन को लिस्ट दिखाता है, जो कि काफी ज्यादा लंबी चौड़ी थी। रिफिन शुरू के 4 वर्ड ही पढ़ता है और बाकी को इग्नोर कर देता है और बाहर निकल पड़ता है वॉक के लिए। दूसरी तरफ हम हैंगलियो नाम के उसी बंदे को देखते हैं, जो कि येन सिटी की तरफ बढ़ रहा था। ये वही सिटी है जहाँ पर कि रिफिन भी रहता है, जहाँ रास्ते के दौरान वो अपने बाकी लोगों से भी बात कर रहा होता है। वो सब के सब यही सोच रहे होते हैं कि आखिर कल रात को इतने बड़े डीमन को किसने मारा। वो लोग सिर्फ वहाँ पर ये चीज डिस्कस कर ही रहे होते हैं। दूसरी तरफ हैंगलियो को काफी ज्यादा गुस्सा आ रही थी। कल रात को उसने उस डीमन को सबसे ज्यादा डैमेज दिया था और उसे ये लग रहा होता है कि यिफिन ने उसका किल चुराया है, क्योंकि उसका जैसा डरपोक लूजर आखिर हाई लेवल के डीमन को कैसे मार सकता है। यहाँ हम यिफिन को देखते हैं, जो कि अपनी फूड डिलीवरी के जॉब के लिए निकल पड़ता है अपनी साइकिल लेकर, और उसके सर के ऊपर जीरोम बैठा होता है। रास्ते के दौरान जीरोम नोटिस करता है कि ये सिटी कितनी ज्यादा बदल चुकी है। लास्ट टाइम वो यहाँ पर 400 साल पहले आया था। जब वो चीज यहाँ पर सोच ही रहा होता है, उसी वक्त रिफिन अचानक से ब्रेक लगा देता है, तो जीरोम जमीन में जाकर गिरता है। इस चीज पर उसे काफी ज्यादा गुस्सा आती है यिफिन के ऊपर, लेकिन यिफिन उसे दूसरी तरफ इशारा करता है, ये कहते हुए, देखो तुम्हारा दोस्त। जीरोम गौर से देखता है और कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, वो मेरे लेवल का है भी नहीं। वो स्पिरिट बेस्ड में से सबसे ज्यादा डम क्रिएचर है। यिफिन कहता है तुमसे भी ज्यादा, जिस चीज पर वो एक बार फिर से चढ़ जाता है। एनीवेज, इसके बाद वो लोग आगे बैठने लगते हैं वापस से अपनी साइकिल में बैठकर, बट उसी वक्त उनकी साइकिल की हैंडल पर एक दूसरा गिर जाता है। यिफिन उसे टच करने की कोशिश करता है, लेकिन जीरोम उसे रोक देता है, ये कहते हुए कि पॉइजनस भी हो सकता है। तो थोड़ी देर बाद वो क्रिएचर वहां से गायब हो जाता है। यिफिन इसके बाद अपनी फूड डिलीवरी का काम कंप्लीट करते हुए जब वापस घर आ रहा होता है, तो वो रास्ते में एक ओल्ड लेडी की मदद करता है ट्रैफिक क्रॉस करने में। तभी अचानक से एक लड़की, जिसका पैर फिसल जाता है, वो जमीन में गिरने ही वाली होती है, लेकिन यिफिन उसे हीरो की तरह बचा लेता है, उसे रिस्क देते हुए। तभी अचानक से यिफिन की नजर 2 टर्टल्स के ऊपर जाती है, जो कि रोड क्रॉस कर रहे होते हैं। उसी वक्त जो ट्रैफिक लाइट चेंज जाती है, जिसे देखते हुए यिफिन उन दोनों क्रिएचर्स को बचाने के लिए बीच में कूद पड़ता है और उस वजह से काफी ज्यादा एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन उसे बाद में मालूम पड़ता है कि वो भी बस एक स्पिरिट क्रिएचर्स थे, बट उसकी ऐसी बेवकूफी की वजह से लोग उस जगह में बातें करने लगते हैं और उसकी वीडियो रिकॉर्ड करने लगते हैं, जिस वजह से जल्द ही वो सिटी में फेमस हो जाता है एक पागल बंदे के नाम पे। नॉर्मल ह्यूमन उस जगह में उन क्रिएचर्स को नहीं देख पा रहे थे। अब उसने सिटी में काफी ज्यादा नुकसान करा था, जिस वजह से शहर की पागल खाने वाली गाड़ी उसके पीछे ही भाग रही होती है। तभी सारे चोजन्स वन के फोन में उनको एक ईमेल रिसीव होता है, जहाँ पर की कोर्ट यिफिन को बुला रहा होता है, क्योंकि उसने रूल्स को तोड़ा है। तो यिफिन की असली शकल को देखकर सबके सब काफी ज्यादा हैरान होते हैं। अगले सीन में यिफिन को हम कोर्ट में देखते हैं, जहाँ पर सबके सब उसके ऊपर गुस्सा कर रहे होते हैं, इवन की जज भी, क्योंकि उसने रूल्स को तोड़ा था। यिफिन कहता है कि कौन से रूल्स, तो वो लोग उसे उसका फोन चेक करने के लिए कहते हैं। तो यिफिन को मालूम पड़ता है कि वाकई में उसने तो इन रूल्स को इग्नोर कर दिया था। वो लोग वहाँ पर यिफिन को लास्ट वार्निंग देते हुए छोड़ देते हैं, ये कहते हुए कि अगले बार कोई भी मिस्टेक हुई तो उसे पनिश किया जाएगा। बट उस जगह में वो लोग काफी ज्यादा शॉक थे कि आखिर ऐसे डम बंदे को चूज किसने करा। और जब वो उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म देखते हैं, तो वहाँ पर जीरोम उसका पेट था, जिस चीज पर वो लोग काफी ज्यादा शॉक होते हैं। जीरोम कोई नॉर्मल पीस नहीं था, बल्कि 3 रियाम्स के सिर का प्रोटेक्टर है, जिसके चर्चे उन लोगों ने बहुत बार पढ़े हुए हैं। लेकिन अपनी आंखों के सामने देखने पर वो लोग उसकी ऐसी हालत पर हंसने लगते हैं, क्योंकि उसका साइज वाकई में बहुत ज्यादा छोटा था। उन सबको हंसता हुआ देखकर, उसका मजाक उड़ाता हुआ देखकर जीरोम को काफी ज्यादा गुस्सा आती है और वो उस जगह में यिफिन को कूटने लगता है, क्योंकि ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ था। यिफिन कहता है कि आखिर तुम मुझे क्यों मार रहे हो, मैं तुम्हारे ऊपर थोड़ी हंस रहा हूँ। लेकिन जीरोम उससे कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारे वजह से हुआ, पहली बार जिंदगी में कोई मेरा मजाक उड़ा रहा है। इसके बाद जो जज होता है उन लोगों को दूसरे रियाम में भेज देता है, जहाँ पर उनके जैसे काफी सारे हीरोज हैं। वो इस जगह में काफी ज्यादा शॉक होते हैं कि यिफिन वही बंदा था जिसने कितने बड़े मॉन्स्टर को हराया था। तभी उनमें से एक बंदा कहता है कि मुझे नहीं लगता यिफिन स्ट्रॉन्ग है, जरूर तुक्के से वो मॉन्स्टर मर गया होगा। और ये कहते हुए वो सबके सब उस जगह में हंसने लगता है। यिफिन उससे कहता है कि वो वाकई में स्ट्रॉन्ग है, तो वो बंदा उसे साबित करने के लिए कहता है, जाओ जाकर उस पत्थर के नजदीक जाकर दिखाओ, क्योंकि उसके नजदीक वही जा सकता है जिसका लेवल बहुत ही ज्यादा हाई होगा। उसके ऐसे चैलेंज पर यिफिन को काफी ज्यादा गुस्सा आती है और वो भागते हुए उस स्टोन के पास जाता है, लेकिन अफसोस वो उसके बैरियर से ही टकरा जाता है, जिस पर सबके सब लोग उससे पर हंसने लगते हैं कि वो तो उसके नजदीक भी नहीं जा पाया। यहाँ पर दूसरी तरफ यिफिन गुस्से में उस बैरियर को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा होता है अपने स्वार्थ से। उसी वक्त अचानक से वो पत्थर टूट जाता है और वहाँ का बैरियर भी, और यिफिन अंदर चले जाता है।
लेकिन उन सबके एक्सप्रेशंस को देखकर वो उस जगह में डर जाता है क्योंकि वो लोग बहुत ही ज्यादा शॉक थे, जिस पर यिफिन को लगता है कि शायद उसने कोई बड़ा नुकसान कर दिया। उसी वक्त वहाँ पर जेन भी पहुंच जाता है, जिस पर कि यिफिन डर के मारे अपनी तलवार को पीछे फेंक देता, ये कहते हुए कि उसने जानबूझ के नहीं करा था। उसी वक्त जेन उसके कंधे में हाथ रखता है, उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है, ये कहते हुए कि तुम वाकई में 100 सालों में पहले बंदे हो जो कि इस जेड स्टोन को तोड़ पाए। और यहाँ पर वो यिफिन को एक बड़ा मिशन भी देता है, विंगचुंग यूनिवर्सिटी में जाकर पता लगाना कि वहाँ की लैब में मौजूद पावरफुल स्वॉर्ड को किसने चुराया है, और वहाँ पर डीमंस मौजूद होने के कुछ प्रूफ्स भी है। अगर तुमने एक काम कर लिया तो तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा। रिवॉर्ड का नाम सुनकर यिफिन तैयार हो जाता है और रात के टाइम पर हम लोग उन्हें ह्यूमन रियाम में देखते हैं। यिफिन सोच रहा होता है कि आखिर वो स्वॉर्ड किसने चुराई होगी और आखिर किस तरीके से वो उस डीमन को पकड़ेंगे। बट उस जगह में यिफिन सोचने लगता है कि आखिर यहाँ पर डीमन आया कैसे। तो उसे याद आता है कि कल रात को एक काफी बड़ा एक्सप्लोजन भी हुआ था और शायद वो लाइट इसी डायरेक्शन से आ रही थी। इसका मतलब कि इस एक्सप्लोजन का उन डीमन से कहीं ना कहीं नाता है। जिस बात को सुनकर हम जीरोम को देखते हैं, उसकी हवा टाइट होने लगती है, मानो कि वो कुछ चीज छुपा रहा है। बट उसी वक्त यिफिन उस जगह में टॉपिक बदल देता है तो जीरोम की सांस में सांस आती है। थोड़ी देर बाद जब यिफिन वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, उसी दौरान हम उसी बंदे को देखते हैं जिसने की वहाँ के लेजेंडरी स्वॉर्ड को चुराया था। वो दोनों उन स्वॉर्ड के रेलिक्स को जोड़ देता है, जिस वजह से वहाँ पर एक बैरियर बन जाता है और यिफिन का आर्मर खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाता है। इसका मतलब कि यहाँ पर कोई ना कोई बड़ा डीमन आ चुका है जिससे कि यिफिन को फाइट करनी होगी। यिफिन उस जगह में अलर्ट हो जाता है और उसे झाड़ी से कुछ आवाज आने लगती है, बट वहाँ पर एक छोटा सा क्रैब डीमन होता है जिसके ऊपर यिफिन हंसने लगता है। पर तभी अचानक से वो क्रैब डीमन बड़ा हो जाता है और यिफिन के ऊपर अटैक कर देता है। यिफिन उससे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो काफी ज्यादा बड़ा था, जिसकी वजह से यिफिन की जो स्वॉर्ड होती है वो टूट जाती है। और इससे पहले कि वो क्रैब डीमन यिफिन को बीच से काट देता, वहाँ पर एक हॉट मॉमी आ जाती है जो कि यिफिन को बचा लेती है अपनी पावर से उस डीमन को एक ही झटके में मारते हुए। यहाँ अगले सीन में हम उन लोगों को घर में देखते हैं जहाँ जीरोम अकेले में यिफिन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है और उससे कर्ज भी, क्योंकि उसकी वजह से इतनी महंगी और पावरफुल वाली स्वॉर्ड टूट गई। इतना ही नहीं, यहाँ पे जीरोम के एक सीक्रेट के बारे में मालूम पड़ता है कि वो यिफिन को सेक्रीफाइस कराना चाहता है उन तीनों रियाम्स की सील को रिपेयर करने के लिए। उसने हर बार कोशिश करी। पहले दिन उसने यिफिन को डीमन रियाम में भेजा था हाई लेवल के डीमन से लड़ने के लिए। उसे पूरी उम्मीद थी कि इस मैच में वो डीमन के हाथों मारा जाएगा, लेकिन अफसोस वो नल्ला बच गया। मैंने उसकी स्वॉर्ड की पावर को सील करने की कोशिश भी करी, लेकिन इस वजह से तो मेरा ही नुकसान हो गया। वो स्वॉर्ड टूट गई। अब मैं आगे जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा। उस नल्ले को तो मालूम भी नहीं है कि वो स्वॉर्ड कितनी ज्यादा रेयर थी। तभी वहाँ पर यिफिन भी आ जाता है। वो उससे कहता है कि क्या तुम मुझे याद कर रहे थे, जिस पर कि 2 सेकंड के लिए जीरोम डर जाता है कहीं उसने सब कुछ सुन तो नहीं लिया। लेकिन यिफिन उससे कहता है कि तुम्हें मालूम है आज मैं बचते बचते बचा, अगर मुझे कुछ हो जाता तो तुम्हारा क्या होता। और इसके बाद वो उस जगह में जीरोम को हक करने लगता है, जिस पर कि जीरोम और भी ज्यादा इरिटेट हो जाता है और अपने मन में कहता है कि मैं तो चाहता ही यही था। यहाँ बाहर यिफिन जीरोम से कहता है कि क्या तुम मेरी फेवरेट स्वॉर्ड को नहीं जोड़ सकते। जीरोम कहता है कि बिल्कुल नहीं। बट उसी वक्त उसकी स्वॉर्ड चमकने लगती है और एक ग्रीन एनर्जी की वजह से वो स्वॉर्ड आपस में जुड़ जाती है, जिस चीज पर वो दोनों के दोनों ही काफी ज्यादा शॉक होते हैं। यहाँ पर यिफिन अपनी स्वॉर्ड को पकड़ के कहता है कि देखो गॉड भी यही चाहते हैं कि मैं ही हीरो बनूं, और वो वहाँ पर हंसने लगता है। उसकी ऐसी हरकतों पर जीरोम उसे इग्नोर कर देता है। यहाँ रात के टाइम पर हम हैंगली को देखते हैं जो कि उसी विंगचुंग यूनिवर्सिटी वाली साइट पर आता है और देखता है कि थोड़ी देर पहले यहाँ पे काफी बड़ी फाइट हुई थी। बट वो सोच रहा होता है कि अचानक से इन डीमंस को ह्यूमन रियम में किसने समन करा और यहाँ की स्वॉर्ड भी चोरी हो चुकी है। आखिर ये सब कुछ कर कौन रहा है। अगली सुबह हांगल्यू उसे न्यूज मिलती है कि यिफिन ने कल अपना मिशन पूरा कर दिया एक लड़की के साथ। वो लड़की रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी जो कि चूजन्स में से सबसे टॉप नंबर पे आते हैं। हांगल्यू ये बात जानकर काफी ज्यादा शॉक होता है कि यिफिन ने कल रात को उसके साथ मिशन करा। वो देखना चाहता है कि यिफिन है कौन, इसलिए वो यिफिन के बगल में ही अपना एक लग्जरियस अपार्टमेंट खरीद लेता है। तो उसी तब हम जीरोम को देखते हैं जो कि ना चाहते हुए भी उसे स्पॉट पर टट्टी करनी पड़ती है। तभी अचानक से उस जगह में यिफिन भी आ जाता है और इस चीज को छुपाने के लिए गलती से वो गमला नीचे गिर जाता है हैंगल्यू के मुंह पर, जिसने की वहाँ पर हाल ही में ही नया अपार्टमेंट खरीदा था। अब अगले सीन में हम हैंगल्यू को उसके अपने अपार्टमेंट में देखते हैं जहाँ पर वो नहा धोकर बैठा होता है। तो उसी तरफ उसने यिफिन को इन्वाइट करा था अपने घर पे, और अब हम उन दोनों को उसके घर के गेट के बाहर देखते हैं जहाँ पर कि जीरोम मुझसे कह रहा होता है कि मुझे सही नहीं लग रहा, आखिर इतना अमीर बाप का लड़का तुमसे क्यों मिलना चाहता है। इसलिए वो यिफिन को वापस से चलने के लिए कहता है।
असल में येफिन ने वही पॉट पकड़ा हुआ था हाथ में जिसके ऊपर सीरम रोज टट्टी करता है। फाइनली उस घर का दरवाजा खुलता है जहाँ पे कि पहले उन दोनों को सैनिटाइजेशन पूरा करना पड़ता है हैंगलिू से मिलने के लिए। येफिन जैसे ही हैंगलिू के पास आता है उसे तोहफे के तौर पर वही वाला पॉट दे देता है जिसकी खुशबू सुनकर ही हैंगलिू पहचान लेता है कि ये तो वही पॉट था जो कि सुबह उसके चेहरे पे भी गिरा था। वो उस जगह में ना चाहते हुए भी उस पॉट को रख लेता है और अपने बटलर को इशारा करते हुए सही मौका देखकर उस पॉट को बाहर फेंकवा देता है। यहाँ अंदर हम येफिन को देखते हैं जो कि हैंगलिू के घर में चीजों को छेड़ रहा होता है। उसी वक्त वो एक कंपार्टमेंट को खोल देता है जिसके अंदर रेयर रेयर एलिमेंट्स होते हैं, जिसे देखकर येफिन उनके बारे में पूछता है तो हैंगलिू उसे बताता है कि ये एलिमेंट्स हमें तब मिलते हैं जब हम किसी भी डिमन को खत्म करते हैं। ये एक तरह का रिवॉर्ड है जिससे कि हम अपने लिए एक पावरफुल वेपन बना सकते हैं या फिर इनको बेचकर पैसे कमा सकते हैं। येफिन उस जगह में काफी ज्यादा हैरान होता है और उसके एलिमेंट्स को छेड़ने लगता है और इससे पहले कि वो कोई नुकसान करता हैंगलिू उस जगह में रोक देता है ये कहते हुए कि उसके पास भी एक एलिमेंट है। उसने येफिन को यहाँ पर इसलिए बुलाया क्योंकि वो उसका एलिमेंट उसे रिटर्न करना चाहता है। लास्ट टाइम पर जिस डिमन को उसने मारा था उस एलिमेंट को देखकर येफिन काफी ज्यादा शॉक होता है और उससे कहता है कि क्यों ना हम इसका हाफ ऑफ कर ले क्योंकि शायद अगर तुम नहीं होते तो उस दिन मैं जरूर मारा जाता। हैंगलिू उससे कहता है कि मुझे कोई जरूरत नहीं है लेकिन येफिन उसे जबरदस्ती खींचते हुए ले जाता है उस एलिमेंट को बेचने के लिए दूसरे रियाम में जहाँ पर सबके सब चुने हुए हीरोज रहते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद जितने भी वो लोग होते हैं काफी ज्यादा शॉक होते हैं हैंगलिू को येफिन के साथ देखकर। आज तक उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं दिया। हैंगलिू एक ऐसा टॉप बंदा है जो कि अपने नीचे वाले बंदों से छूना तो छोड़ो उनके सामने खड़ा रहना भी पसंद नहीं करता। वो दोनों के दोनों चलते चलते एक शॉप में पहुंच जाते हैं जहाँ पे कि येफिन शॉपकीपर से इस एलिमेंट की कीमत बताने के लिए कहता है। वो शॉपकीपर उस जगह में येफिन को नया बंदा देखकर ठगने की कोशिश करता है। वो उससे कहता है कि या फिर तो तुम 1000 सिल्वर के सिक्के ले लो या फिर तो 500 सोने के सिक्के ले लो, जिस चीज पर येफिन काफी ज्यादा शॉक होता है और वो उस जगह में 1000 सिल्वर कॉइन को चूज कर लेता है क्योंकि उसे यह लग रहा था कि उनकी क्वांटिटी ज्यादा है इसलिए उनका रेट भी ज्यादा होगा। बट बीच में हैंगलियो आकर उस बंदे को रोक देता है ये कहते हुए कि तुम किसी को नहीं ठग सकते। अगर मैं सच बताऊं तो इस एलिमेंट की कीमत 500 सोने के सिक्के से भी काफी ज्यादा है। अब जिस पर एंड में उस शॉपकीपर को उस जगह में 1000 सोने के सिक्के देने पड़ते हैं। जिसके बाद येफिन हैंगलियो को ट्रेड कराने के लिए होटल में ले आता है जहाँ पर ये टाइगर पीस डालकर उनके ऑर्डर को सर्व करता है। येफिन उस जगह में उस खाने पर ऐसे टूट पड़ता है जैसे कि उसने 1000 सालों से कुछ नहीं खाया हो। उसे ऐसी तरीके से खाता हुआ देखकर हैंगलियो को उस जगह में खीन आने लगती है और वो साइड हो जाता है। येफिन से कहता है कि उसे भूख नहीं लगी। तभी उन दोनों की नजर बगल वाली सीट में जाती है जहाँ पर कि एक बंदा उस टाइगर पीस के साथ बहुत गंदी तरीके से व्यवहार कर रहा होता है। इवन कि उसका लाया हुआ ऑर्डर भी जमीन में फेंक देता है। जिस खाने को खाने के लिए उस जगह में छोटे छोटे स्पिरिट बीस्ट आ जाते हैं जिसे देखकर वो बंदा अपना गुस्सा उन बीस्ट में ऊपर उतारने वाला था कि तभी वो टाइगर वाला बंदा बीच में आ जाता है और उस बंदे से कहता है कि तुम अपना गुस्सा किसी छोटे क्रिएचर के ऊपर कैसे उतार सकते हो। और इससे पहले कि वो बंदा उस जगह में उस टाइगर बीस्ट को भी मारता येफिन बीच में आकर उसे रोक देता है। जिस चीज पर वो बंदा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है लेकिन हैंगलियो को उनके साथ देखकर वो बंदा डर के मारे उस जगह से भाग जाता है। हैंगलियो के इसी पावर्स को देखकर वो छोटे छोटे क्रिएचर्स उसे घेरने लगता है लेकिन हैंगलियो उसे उन गंदे क्रिएचर्स से घिन आ रही होती है और वो उस जगह से चले जाता है। अगले सीन में हम हैंगलियो को रियल वर्ल्ड में देखते हैं जहाँ पे कि वो रिबन कटिंग सेरेमनी कर रहा होता है गरीब लोगों के लिए। जो लोग खाना अफोर्ड नहीं कर पाते उनको खाना देने के लिए वहाँ पर वो स्पीच भी देता है और इसके बाद येफिन के साथ आ जाता है। जो वो दोनों के दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं वहाँ पर अचानक से एक काफी बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट हो जाता है और उस एरिया में शील्ड बन जाती है। यानी कि वहाँ पर कोई ना कोई डीमन मौजूद था जिसे मारने के लिए वो दोनों के दोनों थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट न करते हुए उस शील्ड के अंदर चले जाते हैं। जहाँ जाने पर हैंगलियो से बताता है कि ये कोई नॉर्मल डीमन नहीं बल्कि 4 स्टार डीमन है, इससे बच के रहना। आज तक जितने भी डीमन से तुमने लड़ाई करी होगी वो उन सबसे ज्यादा पावरफुल है। इसकी स्पीड और टेलीपोर्ट होने की पावर से काफी ज्यादा यूनिक बनाती है। उसी वक्त वो डीमन उनके ऊपर अटैक कर देता है वहाँ पर टोर्नेडो बनाकर। हैंगलियो अपने स्पेयर से उसके टोर्नेडो को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा होता है और यहाँ पर हम येफिन और जीरोम को देखते हैं। येफिन ने जैसे कैसे करके अपनी ग्रिप बनाई हुई थी दूसरी तरफ जीरोम जिसका हाथ छूटने लगता है। अपने पेट की परवाह न करते हुए येफिन उस जगह में उसे पकड़ कर खींच कर उस डीमन की तरफ फेंक देता है जिस पर कि उस डीमन की कमर टूट जाती है और वो जमीन में गिर जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर येफिन उसके ऊपर अटैक के लिए निकल
जाता है, लेकिन हैंगलियो उसे रोक देता है, ये कहते हुए लड़ने से पहले स्ट्रेटेजी बनाओ, बिना स्ट्रेटेजी के और प्लान के हम किसी भी डीमन को नहीं हरा सकते। इस चीज पर यफिन काफी ज्यादा शॉक होता है क्योंकि आज तक उसने कभी प्लान बनाया ही नहीं और इवन कि उसे स्वॉर्डमैनशिप की तो बेसिक भी नहीं आती, तो बस लड़ने के लिए भी स्वॉर्ड को इधर उधर घुमाता रहता है, जिस चीज पर हैंगलियो काफी ज्यादा शॉक होता है। उसी वक्त वो दोनों के दोनों साथ में मिलकर उस डीमन के ऊपर अटैक करने के लिए पढ़ने लगते हैं, लेकिन उसी बीच वो डीमन टेलीपोर्ट हो जाता है, तो वो दोनों के दोनों उसे ढूंढने लगता है। उसी बीच वो बीच से निकलकर उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। हैंगलियो उसके अटैक से बच तो जाता है और अपनी वाटर पावर से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन उसका अटैक उस डीमन के ऊपर नहीं लगता क्योंकि वो फिर से टेलीपोर्ट हो जाता है, लेकिन उसका अटैक यीफिन की तरफ जाने लगता है, जिसे देखकर यीफिन उसे अपने से दूर करता है, लेकिन वो अटैक अब डायरेक्ट हैंगलियो को लग जाता है, जिस पर कि उसके ब्रांडेड कपड़े गंदे हो जाते हैं। उसी बीच अचानक से वो डीमन यफिन के ऊपर जमीन के अंदर से अटैक कर देता है। यफिन की जान बचाने के लिए हैंगलियो आगे बढ़ने लगता है, लेकिन यफिन जो कि बिना कुछ सोचे समझे अपनी स्वॉर्ड को जमीन में गाड़ देता है, जिसकी ऑरा के ब्लास्ट की वजह से हैंगलियो पीछे गिर जाता है। और अब हैंगलियो जो कि यफिन से बिल्कुल परेशान हो चुका था क्योंकि कहीं ना कहीं उसके वजह से वो लड़ ही नहीं पा रहा था, तभी वहाँ पर वो डीमन वापस से आ जाता है, जिसे देखकर यफिन हैंगलियो से कहता है कि तुम पीछे ही रहो, मैं जाकर इस डीमन को खत्म करके आता हूँ। जिस चीज पर हैंगलियो को ऐसा लगता है कि कहीं कहीं ये बंदा उससे कहना चाह रहा है कि वो वीक है और वो कुछ नहीं कर सकता। इस चीज पर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगती है। वो उस जगह में अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा होता है क्योंकि उसका जैसा लूजर जिसे कि स्वॉर्डमैनशिप का बेसिक तक नहीं पता, वो उस जगह में उसे टॉन्ट मार रहा है। तभी अचानक से वहाँ पर वो डीमन अटैक कर देता है, जिस पर कि यफिन भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए निकल पड़ता है। यफिन उस जगह में अपने स्वॉर्ड के 2 स्लैश करता है, जिस पर कि वो डीमन उसी जगह में नॉक हो जाता है। उसकी ऐसी स्किल को देखकर हैंगलियो काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है और उससे कहता है कि वैसे हम दोनों टीममेट्स बन सकते हैं। उसकी ऐसी बातों पर यफिन को लगता है कि शायद वो उससे ट्रेनिंग लेना चाहता है और कहीं ना कहीं उसे भी एहसास हो चुका है कि यफिन वाकई में स्ट्रांग है। उसकी ऐसी बातों पर हैंगलियो का पेशेंस टूट पड़ता है और वो उस जगह में अपनी पावर का शो ऑफ करने लगता है, उस डीमन को पूरी तरीके से खत्म करते हुए, जिसे देखकर यफिन उस जगह में डर जाता है और कहीं ना कहीं इम्प्रेस भी हो जाता है उसकी स्वॉर्डमैनशिप से। और वो हैंगलियो से कहता है कि मुझसे गलती हो गई, बल्कि तुम्हें मेरा मास्टर बनना चाहिए, क्या तुम मुझे ये स्वॉर्डमैनशिप सिखाओगे। रात के टाइम पर हम यफिन को नदी के किनारे देखते हैं, जो कि हैंगलियो की दी हुई किताब से प्रैक्टिस कर रहा होता है। तो जीरो मुझसे कहता है कि उसे लड़ने के लिए प्रैक्टिस करने की क्या जरूरत है, वो तो वाकई में स्ट्रांग है। असल में जीरो चाहता ही नहीं था कि वो स्ट्रांग बने। उसी पेज से अपने एडिटर का कॉल रिसीव होता है। हैंगलियो जिस कॉमिक के ऊपर काम कर रहा था उसकी रेटिंग्स काफी ज्यादा नीचे गिर चुकी है, इसलिए उसका बॉस उसके ऊपर चिल्ला रहा होता है। हैंगलियो उस जगह में फोन काट देता है, ये कहते हुए कि उसकी कला की किसी को परवाह ही नहीं है। अगली सुबह हम देखते हैं कि जितने भी चूजन हीरोज होते हैं उनके फोन में उन्हें मैसेज रिसीव होता है, जहां बातचीत से उन लोगों को मालूम पड़ता है कि कल के मिशन में हैंगलियो यफिन के साथ गया था और अब तो वो दोनों के दोनों टीममेट्स भी बन चुके हैं। इस चीज पर सबके सब काफी ज्यादा शॉक होते हैं क्योंकि हैंगलियो जैसा बंदा यफिन जैसे लड़के के साथ कैसी दोस्ती कर सकता है। यहाँ पर हम हैंगलियो को देखते हैं जिसका बटलर उससे कह रहा होता है कि अब तो तुम दोनों टीममेट्स बन चुके हो, आखिर आप इतना ज्यादा क्यों सोचते हो, जबकि यफिन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हैंगलियो उससे कहता है कि मुझे नहीं लगता वो बेवकूफ स्ट्रांग है, पता नहीं कैसे वो हर बार तुक्के से कैसे जीत जाता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी 1000 सालों की प्रैक्टिस उसके सामने कुछ भी नहीं है। उसी वक्त हैंगलियो को अपने फोन में एक नोटिफिकेशन आता है और उसे यफिन की नई बनाई हुई कॉमिक दिखाई देती है, जिसमें कि ये लिखा हुआ था कि हैंगलियो को यफिन ने ट्रेनिंग दी है और उसने कल रात के इंसिडेंट को भी उस कॉमिक में कवर करा हुआ था। जिस चीज को देखकर हैंगलियो को काफी ज्यादा गुस्सा आती है और वो अपना फोन फेंक देता है, ये कहते हुए कि ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा। यहाँ तो दूसरी तरफ यफिन अपने अपार्टमेंट में अपनी कॉमिक्स बनाने पे लगा हुआ था, बाकी वो अपनी फूड डिलीवरी करके सो जाता है। रात को उसे अपने एडिटर का कॉल आता है तो वो यफिन को कांग्रेचुलेट करता है क्योंकि उसकी कॉमिक्स की जो रेटिंग है वो अचानक से बढ़ गई, इसलिए वो उससे कहता है कि तुम और कॉमिक्स बनाओ और उसमें एक नया कैरेक्टर भी ऐड करो। जिस चीज पर यफिन काफी ज्यादा खुश होता है और सोचने लगता है कि आखिर वो कौन से कैरेक्टर को ज्वाइन करेगा, तो उसे उस हॉट बैडी वाली लड़की की याद आती है और वो उस जगह में उसका एक कैरेक्टर बनाने का डिसीजन लेता है। हमें यहाँ पर उसी हॉट बैडी लड़की के बारे में बताया जाता है जो कि असल में मॉडल है और इसका नाम किन मो है। वो जब अपना काम कर ही रही होती है उसे अपने फोन में मालूम पड़ता है कि कोई उसके कैरेक्टर के कॉमिक्स बना रहा है, जिस चीज को देखकर वो काफी
ज्यादा सरप्राइज होती है। यहाँ हर बार की तरह यिफिन जब अपनी फूड डिलीवरी वाली जॉब के लिए जा ही रहा होता है, उसी रास्ते में किनमो दिखाई देती है जिसके ऊपर एक बंदा अटैक कर रहा था। जिस चीज को देखकर यिफिन काफी ज्यादा शॉक होता है और उसे बचाने के लिए वो उस जगह में उस बंदे को कूट देता है। असल में उसे मालूम पड़ता है कि यहाँ तो शूटिंग हो रही थी और यहाँ पर यिफिन को उनके कैरेक्टर को मारने के लिए चार्ज भी लिया जाता है। थोड़ी देर बाद जब वो लड़की उस जगह में फूड डिलीवरी वाले बॉय को कॉल करती है तो उसे मालूम पड़ता है कि वो डिलीवरी बॉय और कोई नहीं बल्कि यिफिन था और अब तो वो जो खाना भी लाया था वो भी जमीन में गिर गया था। यिफिन उससे कहता है कि तुम्हें ये खाने की जरूरत नहीं है, कोई नहीं, मैं अपनी पॉकेट से तुम्हारे लिए दूसरा खाना ले आऊंगा। लेकिन किनमो जिसे कि बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता और वो उस खाने को खा लेती है, साथ ही साथ वो यिफिन के साथ शेयर भी करती है। तभी अचानक से उस जगह में शील्ड ओपन होने लगती है, यानी कि वहाँ पर एक डीमन आने वाला था। दूसरी तरफ हम जीरोम को देखते हैं जो कि पेड़ के किनारे से ये सब कुछ देख रहा होता है और ये सब कुछ कहीं ना कहीं उसी की चाल थी। वो यिफिन को सेक्रीफाइस कराना चाहता था डीमन हाथों से उन तीनों रियाम के शील्ड को बचाने के लिए। दूसरी तरफ यिफिन उस शील्ड के अंदर जाता है जहाँ पर कि वो पूरी की पूरी जगह मैग्मा में कन्वर्ट हो जाती है और वहाँ का डीमन बाहर आ जाता है यिफिन के ऊपर अटैक करने के लिए। तो यिफिन भी अपनी स्वार्ड लेकर तैयार हो जाता है और उसके नजदीक आने लगता है, जिस पर कि वो डीमन उस जगह में फूंक मारकर उसे दूर करने की कोशिश करता है। बट उसके मुंह की बदबू सुनकर यिफिन उस जगह में बेहोश होने ही वाला था। इसके बाद वो डीमन उसके ऊपर अटैक कर देता है और यिफिन कुछ भी नहीं कर पाता, जिसकी साइड में खड़ा जीरोम देखकर हंसी रहा होता है मनी मन। तभी अचानक से वहाँ पर वही बैठिया जाती है, यानी कि किनमो। वो लड़की काफी बड़ा अटैक उस डीमन के ऊपर करती है और उसे यिफिन से दूर कर देती है। कहीं में उस जगह में उस डीमन के साथ काफी बहादुरी के साथ लड़ रही होती है। वो डीमन उसके ऊपर लाख अटैक करता है, लेकिन किनमो की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि उसके हर अटैक को डॉज कर लेती है। तो जिस पर उस डीमन को लगता है कि वो किनमो से नहीं जीत पाएगा, इसलिए वो यिफिन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन किनमो उस जगह में उसे बचा लेती है। यहाँ दूसरी तरफ हम यिफिन की स्वार्ड को देखते हैं, उसके अंदर वही ग्रीन एनर्जी निकलने लगती है जिसने की लास्ट टाइम यिफिन की स्वार्ड को जोड़ा भी था। वो ग्रीन एनर्जी उस जगह में उस डीमन के ऊपर अटैक ना करके कि किनमो के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। यिफिन उस स्वार्ड को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं कर पाता। इस वजह से किनमो के लिए अब ये चीज और भी बड़ी मुसीबत बन गई थी। वो अपनी पावर से यिफिन को साइड में बांध देती है। इसी मौके का फायदा उठाकर वो डीमन किनमो को पत्थरों के अंदर बंद कर देता है, लेकिन किनमो अपनी सुपीरियर पावर से उन पत्थरों को तोड़ते हुए बाहर आ जाती है और उस डीमन के ऊपर अपने मैजिक मिरर का इस्तेमाल करते हुए अटैक करती है, जिस पर कि वो डीमन काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और वो उस जगह में दर्द से चिल्लाने लगता है। लेकिन वो सही मौका पाकर उस जगह से भाग जाता है। उसके जाने के बाद वापस से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। यहाँ दूसरी तरफ यिफिन जो कि किनमो के पास आता है और ये बात जानकर काफी ज्यादा शॉक होता है कि वो बैटी और कोई नहीं बल्कि किनमो थी। यिफिन उस जगह में किनमो के ऊपर लाइन मारने लगता है और उसे अपने ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए कहने लगता है, लेकिन किनमो जो कि आज यिफिन की इस हरकत से काफी ज्यादा गुस्से में थी, उसे लग रहा होता है कि यिफिन लूजर है, इसलिए वो उसे रिजेक्ट कर देती है। किनमो से रिजेक्ट होने के बाद यिफिन हैंगलियो के पास एडवाइस लेने के लिए जाता है कि आखिर वो लड़कियों को कैसे इम्प्रेस कर सकता है। हैंगलियो पहले तो शॉक होता है, लेकिन वो उससे कहता है कि अगर उसे वाकई को किसी लड़की को इम्प्रेस करना है तो उसे अपनी दिल की बात उससे कह देना चाहिए डायरेक्ट। दूसरी तरफ हम किनमो को देखते हैं जो कि इंटरव्यू दे रही होती है। उसी दौरान यिफिन भी उस जगह में पहुंच जाता है हाथ में फ्लावर्स लेकर उसे प्रपोज करने के लिए, लेकिन वहाँ का गार्ड उसे धक्के मार के बाहर फेंक देता है। लेकिन यिफिन यहाँ पर भी हार नहीं मानता और वो किनमो के पास जाने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन हर बार उसे लात मार के भगा देता है। शाम के टाइम जब वो उदास होकर सड़क के किनारे खड़ा हुआ था, उसकी नजर किनमो की तरफ जाती है जो कि अपनी बाइक में बैठकर कहीं जा रही थी। यिफिन भी उसका पीछा करने लगता है और ऑर्फनेज में पहुंच जाता है, जहाँ जाकर उसे मालूम पड़ता है कि किनमो अपना ज्यादातर समय यहीं बिताती है। भले ही वो काफी अमीर है और इसका स्टेटस भी बहुत ही ज्यादा है, वो हैंगलियो की तरह बिल्कुल भी नहीं है। ये सब कुछ देखकर यिफिन उसके नजदीक आकर उससे बात करने की कोशिश करने लगता है, ये कहते हुए कि वो भी इसी टाइम पर अनाथ हो गया था जब उसकी उम्र लगभग 5 साल थी। उसके डैड उसे छोड़कर चले गए थे। तभी अचानक से उन लोगों को मालूम पड़ता है कि एक बच्चा झूले से गिरकर उसे चोट लग गई है, जिस चीज पर किनमो काफी ज्यादा हैरान होती है और उस बच्चे को हॉस्पिटल ले जाती है। इसके बाद वो खुद ही उस झूले को ठीक करती है, बट इस वजह से उसकी उंगली पर चोट लग जाती है। यिफिन उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन किनमो जो कि अब उससे बिल्कुल परेशान हो चुकी थी, इसलिए वो उस जगह से अपनी बाइक वापस लेकर जाने लगती है। यिफिन यहाँ भी हार नहीं मानता और अपनी साइकिल से उसका पीछा करने लगता है, जो साइकिल डायरेक्ट जाकर किनमो से टकरा जाती है और उसका बाइक का काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है। वो उस जगह में और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट
फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी यिफिन की ऐसी हरकतों से। वो उस जगह पर उसके ऊपर गुस्सा करती है और उससे कहते कि प्लीज मेरा हाथ छोड़कर पीछा करना छोड़ दो। अब जिस पर यिफिन को काफी ज्यादा बुरा लगता है कि वो जो भी अच्छा करने की कोशिश करता है लेकिन एंड में सब कुछ बुरा हो जाता है। जब वो इतना ही ज्यादा उदास था उस जगह में उसके लैंडलॉर्ड का भी कॉल आ जाता है ये कहते हुए कि तुमने अपने अपार्टमेंट का किराया नहीं दिया और अगर वो नहीं आया 1 घंटे के अंदर अंदर तो उसका सामान सारा बाहर फेंक दिया जाएगा। जिस बात को सुनकर यिफिन बिना देरी न करते हुए उस जगह से भागने की कोशिश करता है लेकिन उसी वक्त उस जगह में शेल्ड ओपन हो जाती है जो कि यिफिन को अंदर खींच लेती है। अब ना चाहते हुए भी उसे उस जगह में उस डीमन से लड़ना पड़ता है। वहाँ पर बस वही टाइगर वाला बंदा होता है जिसका नाम हुटू होता है। वो दोनों के दोनों साथ में उस डीमन से लड़ रहे होते हैं लेकिन हुटू के उस जगह में मौजूद होने की वजह से यिफिन उससे नहीं लड़ पा रहा था, तो इसलिए वो हुटू से कहता है कि वो जाकर छुप जाए, तब तक वो उससे संभाल लेगा। लेकिन उसी वक्त वो डीमन यिफिन के ऊपर ही उल्टा भारी पड़ने लगता है। यिफिन उस डीमन के ऊपर टाक करके उसके हाथ को काटने में सक्सेसफुल तो हो जाता है लेकिन वो डीमन अपने आप को बार बार रीजनरेट कर ले रहा था जिस चीज पर वो काफी ज्यादा थक जाता है। अब वो डीमन उसे उस जगह में ट्रैप कर लेता है। उसी वक्त वहाँ पर हैंग लियू और किनमो भी पहुंच जाते हैं उस डीमन को सेंस करते हुए, पर तब तक शायद देरी हो चुकी थी क्योंकि दूसरी तरफ यिफिन जो कि अपने आप को उसके बैरियर से छुड़वा लेता है और एक नई टेक्निक के साथ उस डीमन को जला देता है जिस पर कि वो डीमन उस जगह में जलकर खत्म हो जाता है। उसकी ऐसी स्किल्स पर वो दोनों के दोनों काफी ज्यादा हैरान होता है लेकिन यिनफी थोड़ा सा भी टाइम बर्बाद ना करते हुए अपने घर की तरफ भागने लगता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा लेट हो चुका था। उसे लग रहा होता है कि अब तक तो उसके मकान मालिक ने उसका सामान बाहर फेंक दिया होगा, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तो सब कुछ सही रहता है। उसे मालूम पड़ता है कि किसी बंदे ने उसका रेंट ऑलरेडी पे कर चुका है। और इससे भी ज्यादा खुशी की बात ये कि जो उसकी बनाई हुई कॉमिक्स थी उसमें 10 स्टार से भी ज्यादा सब्सक्रिप्शन आ चुके थे और इस चीज पर उसका बॉस काफी ज्यादा खुश होता है और उसे बोनस भी देता है। यिनफी को लग रहा होता है कि अब उसकी जिंदगी में सब कुछ सही हो रहा है तो इसका मतलब किनबो भी उसका प्रपोजल जल्दी एक्सेप्ट कर लेगी। वो अपने फोन में वही वाले ऐप को देखता है जहाँ पर सारे के सारे हीरोज आपस में बातें कर सक रहे थे। वो लोग अचानक से यिफिन की रैंकिंग को बढ़ता हुआ देखकर काफी ज्यादा शॉक होते हैं और उनमें से कुछ जेलस लोग भी थे जो कि इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर रहे थे कि वाकई में यिफिन इतने पावरफुल डेमंस को अकेले हरा रहा है। यिफिन खुश था क्योंकि वहाँ पर उसे सपोर्ट करने के लिए होटू था। अब जिस चीज पर वो दोनों के दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं, यहाँ हम हैंगलियो को देखते हैं जिसकी बातचीत से मालूम पड़ता है कि यिफिन के घर का रेंट और किसी ने नहीं बल्कि हैंगलियो ने चुकाया था। उसी रात यिफिन के अपार्टमेंट में हम एक बंदे को देखते हैं जो कि स्लीपिंग वाले गैस को छोड़कर यिफिन को बेहोश कर देता है और उसकी स्वाड को भी चुरा लेता है। जाने से पहले वो यिफिन के चेहरे पर कुछ ड्रॉ करने वाला था जेलसी की वजह से, लेकिन वो उस जगह से भाग जाता है क्योंकि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं था। नेक्स्ट मॉर्निंग में हम देखते हैं कि यिफिन और हाउटू आपस में बातें कर रहे होते हैं जिस बीच वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो एक दूसरे से मिलेंगे। हाउटू से बताता है कि असल में उसका पेट खो चुका है जिसका नाम ब्लू है, तो यिफिन कहता है कि कोई नहीं, इस बहाने हम तुम्हारे बेट को भी ढूंढ लेंगे। वो फाइनली उससे स्पॉट में मिलते हैं जहाँ पे उन्होंने एक दूसरे को मिलने के लिए बुलाया था। यिफिन काफी ज्यादा शॉक होता है हाउटू को देखकर जो कि और कोई नहीं बल्कि क्यूट सी लड़की थी। असल में उसका असली नाम माया है। यिफिन उससे पूछता है कि फिर उसका कैरेक्टर एक टाइगर वाला क्यों है। वो लड़की बताती है कि मुझे स्टार्टिंग में यही कैरेक्टर दिया गया था। एनीवेज वो पास की बेंच में बैठकर माया के लाए हुए स्नैक्स को खाने लगते हैं। इसी दौरान माया उसे अपने पेट के बारे में दिखाती है जिसका नाम ब्लू था और वो उसे ये भी बताती है कि खो गया। तो वो दोनों के दोनों ही डिसाइड करते हैं कि वो साथ में मिलकर उसे ढूंढेंगे। बट उसी बीच उन्हें पास ही मौजूद टेम्पल से अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती है, लेकिन वो उस आवाजों को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन उसी वक्त अचानक से वो आवाजें और भी ज्यादा तेज हो जाती है और जमीन भी हिलने लगती है और काफी तेज तूफान आने लगता है। हमें यहाँ मालूम पड़ता है कि उस टेम्पल के अंदर वही बंदा जिसने की यिफिन की स्वॉर्ड को चुराया था वो वहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उसी ने मिंगशिंग यूनिवर्सिटी की वाली स्वॉर्ड को भी चुराया था और वो दोनों स्वॉर्ड को जोड़ना चाहता था। बट अफसोस उसका ये मिशन फेल हो जाता है और वो उस जगह में एक डीमन को समन कर देता है। वो डीमन बाहर जाकर लोगों के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन लोग उस जगह से भाग जाते हैं। यिफिन और माया दोनों की दोनों उस जगह में उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन यिफिन को मालूम पड़ता है कि उसके पास उसकी स्वॉर्ड नहीं है। तभी आगे उसे डस्टबिन में अपनी स्वॉर्ड पड़ी हुई दिखाई देती है, पर जैसे ही वो उसे पकड़ता है अटैक करने के लिए उसी वक्त उसकी कमर अकड़ जाती है। माया उसे उस डीमन के अटैक
से बचा तो देती है, लेकिन वो डीमन वापस से उनके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है, जिसे देखकर यफिन उससे कहता है कि तुम इस जगह से भाग जाओ। बट ये चीज माया को बिल्कुल भी ज्यादा अच्छी नहीं लगती, क्योंकि बहुत बार यफिन ने अपनी जान को खतरे में डालकर उससे बचाया है, तो आखिर वो इस हालत में उसे अकेला छोड़ के कैसे जा सकती है। वो उस डीमन के साथ लड़ने लगती है अपनी बेस्ट वाले फॉर्म में। वो अपने वेपन से काफी सारे अटैक करती है उस डीमन की वजह से, लेकिन जैसा कि वो डीमन स्मोक से बना था तो वो बच जाता है। माया उस जगह में सोचती है कि फिजिकल अटैक से इस डीमन को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए वो उस जगह में अपनी पावर्स का यूज करने लगती है और एक फायर अटैक के साथ उस डीमन को जला देती है। तभी वहाँ पर उसका पेट भी आ जाता है, यानी कि ब्लू। तो उसी तरफ हम उसी लड़के को देखते हैं जिसने यफिन के स्वॉर्ड के साथ एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करी थी, लेकिन एंड में वो उस जगह में एक डीमन को समन कर दिया था। असल में वो लड़का और कोई नहीं बल्कि हैंगलियो का छोटा भाई था। अपने भाई की ऐसी बचकाना हरकत पर उसको काफी ज्यादा गुस्सा आती है और उसे पनिश करता है, जिस पनिशमेंट के लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं था। हम यहाँ यफिन को देखते हैं जो कि उस इंसिडेंट के बाद काफी दिनों तक कोमा में था। वो अपने सपने में अपने फादर को देखते हैं जो कि उसे छोड़कर अकेले जा रहे होता है। यफिन उन्हें रोकने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो खुद चल नहीं पा रहा था। उसी वक्त वो अचानक से कूद जाता है और यहाँ रियल में वो खिड़की से कूदने ही वाला था। उसी बीच माया आकर उसे बचा लेती है। उसे लगता है कि शायद वो सुसाइड कर रहा है, लेकिन यफिन उससे कहता है कि वो ग्राउंड फ्लोर में है। एनीवेज उसी बीच वहाँ पर डॉक्टर भी आ जाती है जो कि एक लड़की होती है। वो यफिन को देखकर काफी ज्यादा शॉक होती है कि वो वही ट्रेंडिंग लड़का है आजकल हीरोज के बीच में। वो यफिन से कहती है कि मैंने सुना है कि तुम टीम बना रहे हो, तुम चाहो तो मुझे भी रख सकते हो। यफिन उससे कहता है कि नहीं, वो बस हॉट और सुंदर लड़कियों को रखता है। अब जिस पर कि वो डॉक्टर उस जगह से मैड होते हुए चले जाती है। माया उस डॉक्टर का पीछा कर रही होती है। डॉक्टर जो कि दूसरे डॉक्टर से मिलती है तो उसे मालूम पड़ता है कि जो पेशेंट यफिन है उसके दिमाग में काफी बड़ी चोट और सदमा है और शायद इस बीमारी की वजह से उसके पास जीने के लिए सिर्फ 1 ही महीना बचा है। माया काफी ज्यादा शॉक होती है यफिन के बारे में ये सुनकर और वो बाकी लोगों को इसके बारे में बता देती है। जहाँ वो लोग यफिन के वापस ठीक होने के लिए एक पार्टी रखते हैं। माया उस जगह में किन्मो को भी आने के लिए कहती है, उसे ये बताते हुए कि यफिन के पास ज्यादा टाइम नहीं है। यह पार्टी शुरू होती है जहाँ पे सबसे ज्यादा एंजॉय सिर्फ और सिर्फ यफिन कर रहा था, बाकी सबके सब सदमे में थे। तभी उसी वक्त किन्मो भी उस जगह में आ जाती है, जिसे देखकर यफिन काफी ज्यादा खुश होता है। उसे लगता है कि फाइनली किन्मो उसकी बंदी बनने के लिए तैयार है, लेकिन किन्मो उससे कहते हैं कि वो उस जगह में सिर्फ और सिर्फ उसका दिल रखने के लिए आई है, क्योंकि मुझे माया ने बताया कि तुम्हारे पास जीने के लिए 1 ही महीना बचा है, नहीं तो मैं तुम्हारे जैसे लूजर के साथ कभी भी दोस्ती ना करूं। इस बात पर यफिन को काफी बड़ा शौक लगता है कि वाकई में उसके पास जीने के लिए सिर्फ 1 ही महीना बचा है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो वहाँ पे क्या रिएक्ट करे, क्योंकि इसके बारे में माया ने उसे नहीं बताया। वो बिना कुछ सोचे समझे उस पार्टी को बीच में छोड़कर भाग जाता है, जाने से पहले जीरोम को साथ लेकर। अब वो अपने कमरे की खिड़की में बैठा होता है और सोच रहा होता है कि आखिर उसके मरने के बाद जीरोम को पेट फूड कौन खिलाएगा, और अब तक तो उसकी शादी भी नहीं हुई। बट वो डिसाइड करता है कि अब उसके पास 1 महीना बचा है, तो वो 1 महीने के अंदर अपने हीरो बनने की पूरी ड्यूटीज को निभाएगा दुनिया को बचाने के लिए। आखिर वो उस जगह में जितना भी स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करता, बट एंड में वो इमोशनल होकर रोने लगता है जीरोम को अपने पास पकड़कर कि वो जाने के बाद उसे काफी ज्यादा मिस करेगा। उसके रोने की वजह से जीरोम उस जगह में उठ जाता है और इस बात को जब सुनता है कि यफिन के पास अब ज्यादा समय नहीं बचा, तो वो उस जगह में पागलों की तरह हंसने लगता है, जैसे कि वो सदियों से इसी काम के होने का इंतजार कर रहा था। जीरोम को इतना खुश देखकर यफिन को लगता है कि उसके मरने का सदमा जीरोम के दिमाग में जाकर लग गया, इसलिए वो पागलों जैसी हरकत कर रहा है। लेकिन जीरोम उसके चेहरे पर किताब फेंकते हुए कहता है कि नहीं, वो वाकई में खुश है, क्योंकि वो यही चाहता था। तीन और याम की सील को बचाने के लिए तुम्हारा सेक्रीफाइस होना काफी ज्यादा जरूरी है। वेल, इसलिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, मैंने तुम्हारे स्वॉर्ड के अंदर एक ऐसी पावर भी डाली जिससे कि डेमन से अट्रैक्ट होता है, लेकिन तुम पता नहीं हर बार कैसे उन डेमन से बच जाते हो, जबकि तुम्हारे जैसे लूजर बंदे को तो पहली बार में ही मर जाना चाहिए था। वेल, मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आता अगर ब्लू के पास उसकी याददाश्त होती तो, क्योंकि हम दोनों की दोनों ही उस तीनों रियाम के सेल के प्रोटेक्टर्स है, लेकिन ब्लू के पास उसकी पावर नहीं है, इसलिए तुम्हें सेक्रीफाइस होना होगा। और वो फिर से हंसने लगता है। ये फिर उस जगह में काफी ज्यादा गुस्सा होता है कि वो इतने दिनों से उसी का राशन खा रहा था, जबकि वो काफी ज्यादा कर्जे में था और इतनी बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से भी जूझ रहा था। तब भी उसने जीरोम के लिए कोई भी कमी नहीं करी, उसे रहने के लिए घर दिया, उसे खाने के लिए खाना और टट्टी करने के लिए पॉट भी। तब भी एंड में जीरोम ने उसकी पीठ में चाकू घोंपा। इस चीज पर वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है। अब यहाँ पर हम जीरोम को देखते हैं जब वो नहा रहा होता है, तो यफिन पानी का शावर बार बार बंद कर देता है और उसको चैन से नहाने भी नहीं देता। सोते टाइम वो पूरी रात भर उसके कान में हॉर्न बजा रहा था और उसे सोने भी नहीं देता, इवन कि अपने पूरे नेबरहुड को। जिसके बाद सुबह
तक जीरोम की हालत पूरी टाइट हो जाती है। उसी वक्त वहाँ पर माया भी पहुँच जाती है यिफिन को ये बताते हुए, रुक जाओ, मैं तुम्हें यहाँ जरूरी बात बताने निकल आई हूँ। कल जब तुम पार्टी छोड़कर गए थे तो डॉक्टर इकाई ने हमें बताया था कि उसने जिस पेशेंट यिफिन के बारे में बताया था वो यिफिन के नाम का दूसरा बंदा था, यानी कि यिफिन मरने वाला नहीं है। तो इस चीज पर वो सभी के सभी काफी ज्यादा शॉक होते हैं। यिफिन ये बात जानकर काफी ज्यादा खुश होता है कि अब वो नहीं मरने वाला। और माया उस जगह में यिफिन को बताती है कि क्या तुम थोड़ी देर के लिए ब्लू का ख्याल रख सकते हो, मुझे कुछ जरूरी काम से बाहर जाना है। यिफिन उससे कहता है कि हाँ क्यों नहीं, वो दोनों की दोनों टीममेट्स है तो ऑफ कोर्स यिफिन उसके लिए काम तो कर ही सकता है। और इसके बाद वो ब्लू को अंदर रख देता है, जहाँ पर जीरोम ब्लू से बात करने की कोशिश करता है क्योंकि वो दोनों के दोनों पहले साथ में काम किया करते थे थ्री रियाम्स की सिर को प्रोटेक्ट करने के लिए। वो उसे याद दिलाने की कोशिश करता है लेकिन ब्लू सब कुछ भूल चुका था। लेकिन तभी उसी वक्त उस जगह में यिफिन भी पहुंच जाता है और वो जीरोम को उसके बोरिया बिस्तर के साथ बाहर फेंक देता है क्योंकि अब वो जीरोम के ऊपर थोड़ा सा भी यकीन नहीं कर सकता था। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर ही एंड होती है। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।